नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एंजियोग्राफी क्या होता है, एंजियोप्लास्टी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ओपन हार्ट सर्जरी क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ क्या होता है। इसको हम कोरोनरी हार्ट डिजीज़ भी कहते हैं। तो ये तीनों जो होता है, ये तीनों का यूज हम इसी में करते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ मतलब आपका हार्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो रहा है तो हम ये करते हैं। जनरली आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके हार्ट में कोई भी दिक्कत आ रहा है तो वो आपको कहते हैं एंजियोग्राफी करवा ले। अगर एंजियोग्राफी में कुछ दिक्कत आते हैं तो वो आपको एंजियोप्लास्टी करवाते हैं। एंजियोग्राफी जो है एक डायग्नोसिस है जिसके माध्यम से समझ पाते हैं डॉक्टर लोग कि आपके जो नस में कितना ब्लॉकेज है, कितना परसेंटेज का ब्लॉकेज है और किस किस पार्ट में ब्लॉकेज है। और एंजियोग्राफी जो है ये एक सर्जरी है जिसमें आपके नस में जो है डिवाइस फिट कर दिया जाता है। ठीक है, बैलून के माध्यम से जाता है और इसमें डिवाइस इम्प्लांट कर दिया जाता है जिस कारण से आपका प्लग हट जाता है। ये आपका एंजियोप्लास्टी है। इसको हम डिटेल में समझेंगे, इसको भी डिटेल में समझेंगे। और ओपन हार्ट सर्जरी में क्या होता है, जो आपका जो हार्ट है वहाँ से कोई भी नस ब्लॉक कर गया तो वहाँ पे बाईपास सर्जरी किया जाता है। अगर ये ब्लॉक हो गया है तो वहाँ आपका दूसरा नस आपके ही शरीर से लेके वहाँ पे ऐड कर दिया जाता है, जहाँ से बाईपास होके सीधा ब्लड आपको पास हो जाएगा, जिससे आपका हार्ट फिर से वापस रेगुलर नॉर्मल हार्ट की तरह काम करना शुरू कर देगा। चलो तो इसका शुरुआत करते हैं हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज से। इससे शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी के होने के कारण आपको इन तीनों चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। कोरोनरी हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ है। आपको हार्ट में कोई भी दिक्कत आई तो उसे हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, इसमें आपका जो है एओर्टा या वेन जो है सही से काम नहीं कर रहा होता, या कहीं ब्लॉकेज आ गया हो, दब गई हो नसें, नेरोपन हो गया होगा, या फिर प्लेग जमा हो गया होगा। इस कारण से इसका काउज क्या है उसका समझ लेते हैं। कारण में से कौन कौन सा है, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब हो सकता है। ये सब क्या करते हैं, जो हमारे जो नस को है इरिटेशन काउज करते हैं और वहाँ से हमें प्लेग जमना शुरू हो जाता है। उसके बाद हाई बीपी की दिक्कत, इसके कारण भी ये हो सकता है, रिस्क फैक्टर हैं इसके। डायबिटीज़ हैं आपको, इसके कारण भी दिक्कत हो सकता है। स्ट्रेस में रहते हैं तो उससे भी आपको हार्ट की रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। ये सब जो है मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर हैं, इसे कहते हैं हम मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर। इसे हम चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि आपका फिजिकल एक्टिविटी पे निर्भर करता है। आप जैसा जैसा काम करोगे, जैसे आप खाना पीना रहन सहन रहेगा, उस हिसाब से ये मॉडिफाइड हो सकता है। अब दूसरा हो गया नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर में आपका क्या हो गया, फैमिली हिस्ट्री आपका कैसा रहा, पास्ट में किसी को डायबिटीज़ भी है, इस कारण से भी डायबिटीज़ जो जनरेशन टू जनरेशन भी बढ़ते रहती है। ठीक है, जेंडर मेल में ज़्यादा देखा जा सकता है। इन्फ्लामेटरी कोई डिजीज़ है आपको, ऑटो इम्यून डिजीज़, इंक्रीजिंग एज, आपका उम्र बढ़ रहा है, ये सबको हम क्या कर, अनकंट्रोल्ड है, ये नॉन मॉडिफाइड है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये सब हमारा रिस्क फैक्टर हो गया किसका, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का। और जब भी आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होता है तो आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को हम कोरोनरी हार्ट डिजीज़ भी कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हमारा नस जो है नैरो हो जाता है या फिर प्लेग जम के यहाँ पे हार्ड भी हो जाता है। आपका जितना भी नस या एओर्टा होता हो वो फ्लेक्सिबल होता है, ब्लड के साथ साथ वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन जैसे ये जमना शुरू हो जाता है, प्लेग जमा शुरू हो जाता है कोलेस्ट्रॉल के कारण, तो यहाँ पे हार्डनेस बढ़ना शुरू हो जाता है। इस कारण से हमारा ब्लड भी पंप नहीं करता, ऐसा कंडीशन भी आ जाता है, आपका हार्ट में दिक्कत हो सकता है, नसें भी फट सकती है, ये सब आता है। ये डिटेल में मैं कोलेस्ट्रॉल के वीडियो में बताया हूँ। इसमें मेरा टारगेट रहेगा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और ओपन हार्ट सर्जरी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। अब आ जाते हैं हम एंजियोग्राफी पे। एंजियोग्राफी है क्या ये समझ लेते हैं। आप कभी भी जाते होंगे डॉक्टर के पास, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है या हार्ट आपका इरेगुलर फंक्शन कर रहा है, चेस्ट पेन है, एरिथमिया का दिक्कत हो रहा है, तो आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं एंजियोग्राफी कर लो। एंजियोग्राफी से होगा क्या, ये एक टेस्ट है या डायग्नोसिस है। ये कोई नॉर्मल टेस्ट या डायग्नोसिस नहीं है, जैसे आप ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड ये सब कर लेते हो, उन सब से हट के
ये टेस्ट है। इस टेस्ट के माध्यम से आप समझ पाते हैं कि आपके आर्टरी में कितना ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज का परसेंटेज समझ पाते हैं या लोकेशन समझ पाते हैं कहाँ पे हमारा ब्लॉकेज आ गया है। इससे हम डायग्नोस करने के बाद उसे हम रिमूव कर सकते हैं। मेन फंक्शन इसका यही है कि मुझे डायग्नोस करके आपके पूरे हार्ट में या पूरे वेन में या एओर्टा में आपको ब्लॉकेज पूरा बता देगा, जिसको आप फ्यूचर में एंजियोप्लास्टी या सर्जरी करवा के चेंज करवा सकते हैं। एंजियोग्राफी हमारा बस टेस्ट है, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब समझते हैं जो हम कराते हैं एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में कितने प्रकार के होते हैं एंजियोग्राफी? ये नॉर्मली दो टाइप के होते हैं। एक कन्वेंशनल होते हैं, कन्वेंशनल जो हमें पुराने ज़माने से यूज़ करके आ रहे हैं, ठीक है। और एक अभी लेटेस्ट में आया है, इसे हम कहते हैं सिटी एंजियोग्राफी। सिटी एंजियोग्राफी ये लेटेस्ट टर्म है और ये आपका कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। और कन्वेंशनल है थोड़ा कॉस्टली है, ये ऑलमोस्ट आपको नॉर्मल 7 to 8,000 के अप्रॉक्सीमेटली अभी के टाइम में चल रहा है। और कन्वेंशनल में आपको 15 से 20 का बजट लग सकता है। अब दोनों में प्राइस का भी डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। और दोनों एंजियोग्राफी का प्रोसेस ही है, दोनों में बहुत सारे डिफरेंस होंगे। कुछ के मेरिट होंगे, कुछ के डिमेरिट भी होंगे। इसके भी कुछ मेरिट होंगे, इसके भी कुछ डिमेरिट होंगे। दोनों को हम समझ लेते हैं बारी बारी से, लेकिन हम उससे पहले इसके सिंगल सिंगल करके हम समझते हैं। हम पहले कन्वेंशनल जो पुराने ज़माने में यूज होते हैं और ये आज भी यूज होते हैं। पुराने ज़माने से यूज होते थे, मतलब पुराने ज़माने से यूज होते आ रहे हैं और आज भी इसे बहुत इफ़ेक्टिव माना गया है। और ज़्यादातर जो है कार्डियोलॉजिस्ट कन्वेंशनल मेथड का ही देते हैं। अब कन्वेंशनल मेथड में हम समझते हैं यूज़ क्या होता है। इसमें जो है हम कैथर का यूज़ करते हैं। इसमें कैथर क्या है, एक वायर होता है। आपको मतलब कैथर जो लगाते हैं उसके अंदर से वायर आपके एओर्टा में भेज दिया जाता है, नस में भेज दिया जाता है और उसको पुश कर आपको हार्ट तक पहुंचाया जाता है। अब यहाँ पे आपको ब्लॉकेज दिखा जाता है, जैसे जैसे पुश किया गया है जाते ही, और पूरे हार्ट तक जब तक ये पहुंचता है आपका वायर रहता है कैथोड वायर, उससे हम पता कर सकते हैं हार्ट का ब्लॉकेज और किस लोकेशन पे ब्लॉकेज है ये भी पता कर सकते हैं। ये कन्वेंशनल तरीका है। कन्वेंशनल तरीका जो है पुराने ज़माने में या तो हाथ से दिए जाते थे या फिर पैर से भी दिए जाते हैं। जो हाथ से दिए जाते हैं उसे हम कहते हैं रेडियल आर्टरी एंजियोग्राफी। ये हाथ के माध्यम से ये हाथ पे आपको कैथेटर चढ़ाया जाता है और आपको भेजा जाता है हार्ट तक। और जो पैर से भेजे जाते हैं, इस दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं बताऊंगा। और जो पैर से दिए जाते हैं वो फीमोरल आर्टरी एंजियोग्राफी होती है। ये आपका जो थाई होता है, थाई के पास फीमर, इसका नाम ही देखिए, नाम से ही पता चल रहा है। फीमर बोन जो होता है थाई का, फीमर बोन जो आप सुने होंगे अक्सर, हमारे शरीर का लॉन्गेस्ट बोन फीमर बोन है, तो थाई से ही ये भेजा जाता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखो। रेडियल जो है आज के टाइम में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। रेडियल से बेनिफिट क्या है, जो पेशेंट जो है 3 से 4 घंटे पहले आएंगे हॉस्पिटल में, एडमिट होंगे और उसी दिन वो डिस्चार्ज भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और चलना फिरना भी शुरू कर देंगे। लेकिन जो पैर का होता है फीमोरल, उसमें क्या होता है, पेशेंट को थोड़ा जल्दी आना पड़ता है, उसमें 5 घंटे पहले आना पड़ता है और पैर से भेजा जाता है। और उसमें एडवाइस दिया जाता है कि पेशेंट को 1-2 दिन रोका जा सके हॉस्पिटल में, क्योंकि उसमें फीमोरल में और काम भी करने के लिए मना किया जाता है। इसमें रेडियल में आप डायग्नोसिस करवाने के बाद सब कुछ नॉर्मल की तरह कर सकते हैं, फीमोरल में लेकिन नहीं कर सकते हैं। ये आपको लग गया होगा रेडियल के बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, फीमोरल के कम है। लेकिन यहाँ पे भी एक पॉइंट है कि फीमोरल के जो होते हैं एओर्टा नस वो थोड़े बड़े होते हैं एज ए रेडियल। हाथ के नस के मुकाबले पैर के नस बड़े होते हैं, तो यहाँ से आसानी से कैथेटर को, मोटे साइज के कैथेटर को घुसाया जा सकता है और जो है टेस्ट को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अगर हाथ में दिक्कत आती है डॉक्टर को करने में तो वो जाते हैं पैर की तरफ। ये दोनों का डिफरेंस हो गया। अब इसे करने का तरीका क्या है वो समझ लेते हैं। आपको लोकल एनेस्थीसिया, जहाँ पे हाथ से कैथेटर घुसाया जाएगा वहाँ लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि वहाँ पे सुन हो जाए। आपको पूरी बॉडी को सुन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ज़्यादातर डॉक्टर प्रीफर करते हैं राइट साइड को। राइट साइड मतलब राइट हैंड हो या राइट फुट हो।
और उसके बाद पंक्चर नीडल लगाया जाता है। पंक्चर नीडल लगाने के बाद जो आपका है कैथरेक्ट और जो वायर है जिसे कहते हैं उसे हम इंजेक्ट करते हैं और रेडिएशन बीम के माध्यम से हम चेक करते हैं कि वायर हमारा कहाँ पे गया और ब्लॉकेज क्या है। रेडिएशन बीम को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं, देखिए ये हमारा नस है, यहाँ पे जैसे ही रेडिएशन बीम पड़ेगा तो रेडिएशन बीम आर पार हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कॉन्ट्रास्ट हम डालते हैं। इसमें कॉन्ट्रास्ट जो है कम यूज होता है, जनरली 5 ml से भी काम चला जाता है। कॉन्ट्रास्ट जितना कम यूज करेंगे उतना हमारी किडनी पे कम इफेक्ट पड़ेगा। कॉन्ट्रास्ट जो है यहाँ पे रेडिएशन को आर पार करने से रोकता है, ताकि नस में जैसे ही हमारा कॉन्ट्रास्ट घुसे, ये मानो कॉन्ट्रास्ट आ गया हमारे नस में, तो हम बीम जैसे ही लाइट डालेंगे तो हम चेक कर पाएंगे कि हमारा जो है ब्लॉकेज कहाँ पे है। नहीं है, देखो जैसे मानो ये हम नस में गए और यहाँ पे ब्लॉकेज है, तो कॉन्ट्रास्ट पास हुआ यहाँ से यहाँ तक। और एक्सरे मशीन से बीम, वो हाईली इंटेंसिटी वाले एक्सरे मशीन होते हैं, और बीम लाइट जैसे ही पास होता है तो कॉन्ट्रास्ट से हम चेक कर पाते हैं कहाँ पे ब्लॉकेज है। यहाँ पे जैसे ब्लॉकेज आया तो यहाँ से हम यहाँ पे कम कॉन्ट्रास्ट दिखेगा और फिर वापस से ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट दिखना शुरू हो जाएगा। जहाँ पे देखो कम देख रहे हैं, यहीं से हम लोकेशन भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा ब्लॉकेज है या नैरो हो रखा है नस, यहाँ से हम चेक कर पाएंगे। और ये जो हमारा परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज है वो जनरली डॉक्टर जो है खुद ही डिसाइड करते हैं कितने परसेंटेज का ब्लॉकेज है। ये आपको मशीन से रिजल्ट नहीं आता है, ये जनरली कोई भी डॉक्टर देख के बता देगा। इसमें 5-10% का चेंज आ सकता है, डॉक्टर से अलग अलग डॉक्टर अपने हिसाब से बताते हैं। कोई डॉक्टर मानो 70% बताया ब्लॉकेज है तो कोई 75% ब्लॉकेज है। ये मार्जिन ऑफ एरर है, चेंज होता है, इसे एरर नहीं कहेंगे, ये डॉक्टर का विजुअलाइजेशन का तरीका होता है, अपने अपने देखने का नज़रिया होता है। तो ये हमारा तरीका समझ लिए, कन्वेंशनल मेथड। अब यहाँ पे एक चीज़ मेन रोल निभा रहा है, वो है कॉन्ट्रास्ट। वो कॉन्ट्रास्ट आपको आगे भी यूज आएगा, हम बताते हैं। अब हम चलते हैं सेकेंड स्टेप में। जो ये तो महंगा था, आप समझ गए महंगा वाला था। अब सेकेंड सस्ता वाला में जाते हैं। सस्ता वाला क्या है, सीटी एंजियोग्राफी। सीटी एंजियोग्राफी में कोई वायर आपके नस में नहीं डाला जाता। आप तो कहेंगे ये सही है, इसमें वायर भी नहीं डाला जाता है, तो क्या डाला जाता है, आपके जो नस में है, वेन में है, कॉन्ट्रास्ट डाला जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट जो है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, 100 ml भी डल सकती है। तो जिस कारण से आपके पूरे नस में कॉन्ट्रास्ट चला गया और स्कैन करके जो है आपका, स्कैन तो मशीन होता है, फ्लोरोस्कोपिक मशीन जिसे कहते हैं, ये बहुत ही हाई इंटेंसिटी का रे पास करता है हमारे शरीर पे, जिससे हमारा इमेज जो है नस का, जहाँ जहाँ कॉन्ट्रास्ट गया हुआ है सारा का फॉर्म हो जाता है। ये 3D में भी फॉर्म होता है, इसका एक बेनिफिशियल है। और जैसे ही कॉन्ट्रास्ट हमारे शरीर के नस में चला गया, ये हाई इंटेंसिटी बीम का यूज करके, जो आप एक्सरे के टर्म में जानते होंगे जनरली, उससे हम पता कर पाते हैं जो कहाँ पे हमारा कितना ब्लॉकेज है। दोनों का जो है चेक करने का तरीका सेम है, चाहे कन्वेंशनल मेथड का हो या सीटी का हो। बस फ़र्क इतना है कि इसमें जो है हम ज़्यादा कैथोड का यूज़ करते हैं, 100 ml से भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, जब तक वो क्लियर विजुअलाइजेशन नहीं दे। इसका डिमेरिट ये है कि किडनी पे ज़्यादा इफेक्ट करेगी जितना आप यूज़ करेंगे कॉन्ट्रास्ट। लेकिन उसमें जो है आप 5 ml से भी काम चला सकते हैं। 5 ml किस में काम चला सकते हैं, ये कन्वेंशनल मेथड में 5 ml से भी कम यूज़ कर सकते हैं, या 5 ml में भी आप डाइल्यूट करके, ठीक है, 1:3 का सलाइन सॉल्यूशन डाइल्यूट कर दिए, इसकी मात्रा और बढ़ गई, कॉन्ट्रास्ट वही सेम यूज़ हुआ, मात्रा भी बढ़ गई, सलाइन सॉल्यूशन कोई हानिकारी करेगा नहीं आपके शरीर पे, तो उससे भी देख सकते हैं। ये कन्वेंशनल मेथड में ये फ़ायदा है। और तो और इसका सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, आप कहेंगे जो मैं तो सीटी ही करवाऊँगा, कन्वेंशनल करवाऊँगा नहीं, ये अब मैं बताता हूँ। जो रिज़ल्ट जो रिलायबल है वो कन्वेंशनल का है, सीटी का नहीं है। अगर सीटी स्कैन में ब्लॉकेज नहीं आया तब तो ठीक है, अगर आपका रिजल्ट जो है निगेटिव में है तब तो ओके है, डॉक्टर बोलेगा ठीक है आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सीटी में आया, सीटी एंजियोग्राफी में रिजल्ट पॉजिटिव आया, फिर से आपको डॉक्टर बोलेंगे कन्वेंशनल मेथड के तरफ जाओ, मतलब कैथोड वायर प्रोसेस जो था उसके आपको फिर से करवाना ही पड़ेगा। एग्जैक्ट ब्लॉकिंग कितना है
और कहाँ पे है जानने के लिए वो आपको फिर से ये कन्वेंशनल मेथड का तरीका जानना पड़ेगा। तो आफ्टर ऑल ये अब बताते हैं जो हम आपको जब जाना ही पड़ेगा कन्वेंशनल मेथड पे, तो सीटी एंजियोग्राफी क्यों आया गया है। देखिए, जब मरीज को शक होता है, जैसे उम्र मानिए किसी की 25-30 साल है और वो डॉक्टर के पास आ गया, बोल रहा है डॉक्टर मुझे हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें हैं, और डॉक्टर जब चेक करने के बाद सब कुछ चेक करने के बाद डॉक्टर को ऑल ओके लग रहा है, फिर भी संतुष्टि के लिए उन्हें सीटी एंजियोग्राफी कह देते हैं। और वहाँ पे जो रिजल्ट आता है, अगर नेगेटिव आ गया तो ठीक है, पॉजिटिव आया तो फिर से उनको कन्वेंशनल के लिए जाना पड़ेगा। ये सस्ता भी होता है और ज़्यादा रिलायबल भी। ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है कि ये कन्वेंशनल मेथड को रिप्लेस कर पाएगा। आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जब जाओगे तो वो कन्वेंशनल मेथड का ही आपको राय करेंगे, क्योंकि ये एक्यूरेट, रिलायबल्स और ब्लॉकेज का परसेंटेज आपको एकदम ही सही बताएगा और कहाँ पे ब्लॉकेज है सब कुछ बताएगा। इवन आपको सीडी मिल जाता है, आप कन्वेंशनल तरीके से करोगे तो आपको एक सीडी मिल जाएगी जो एक बार ही यूज़ होगी। सीडी एक बार मतलब एक बार बन गई तो वो हर जगह यूज़ होगी। किसी भी हॉस्पिटल में चल जाओ, किसी भी कंट्री में चले जाओ, उस सीडी को देखने के बाद कोई भी डॉक्टर अनुमान लगा सकता है कि कितना ब्लॉकेज है और बार बार आपको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये एक है जो इसमें आपको वायर लगाना पड़ेगा, तो ये तरीका आप बार बार नहीं कर सकते हो। एक बार अगर आपने टेस्ट ले लिया है तो ये थोड़ा कंडीशन ही वैसा बनता है कि आप बार बार में आपको, मानिए ये आपका प्रेशर है, एओर्टा में ब्लड की प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और फोर्सफुल्ली यहाँ पे आपको वायर इंजेक्ट किया जाता है। एक बार आपको इंजेक्ट कर दिया गया है और वो जो इंजेक्ट वायर जो आते हैं वो पहले से ही कुछ शेप के बने आते हैं, जिस तरीके से आपका हो एडजस्ट करके उसमें हर्ट तक पहुँचाए जाते हैं। एक बार आपको फोर्स धीरे धीरे करके आपके हर्ट तक वो पहुँच गया है। अब सारा जितना भी है एंगल से हम टेस्ट ले लेते हैं ताकि टेस्ट सही तरीके से आ जाए। वो जो ऊपर से एक्सरे का मशीन जो होता है वो चलाया जाता है, वो अलग अलग एंगल से जहाँ पे ब्लॉकेज होता है वहाँ पे चेक किया जाता है कि अलग अलग एंगल पे अलग व्यू आते हैं। तो एक बार अगर ये निकल गई तो फिर से आप ये नहीं करोगे तो फिर से डालें, क्योंकि पेशेंट को बार बार दिक्कत हो सकती है, रिस्की भी हो सकती है। हार्ट तक पहुँचाना है, इसे बार बार करना ये बहुत ही रिस्की होगा। ये है। अब तीसरा हम समझ लेते हैं ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी क्या है? अब मानो आपका हार्ट अटैक हो गया, अब इस केस में क्या होगा, आपको बैलून या प्लास्टिसिटी से काम नहीं चल रहा है तो आपको ओपन हार्ट सर्जरी होगा। ओपन हार्ट सर्जरी में क्या करता है, मानो ये आपका हार्ट है, कोई भी नस यहाँ पे ब्लॉक कर गया है, ये नस मानो आपका ब्लॉक कर गया या काम करना बंद कर दिया, तो आपके ही शरीर से कोई दूसरा नस लेके वो आपको बाईपास सर्जरी कर देंगे। इस नस को ही छोड़ देंगे, यहाँ से ब्लड आई और ये ही नस जो है आपको डायरेक्ट पहुँचा दी। ये ओपन हार्ट सर्जरी रहता है। तो इस माध्यम से आपका हार्ट वापस से ब्लड का फ्लो सर्कुलेशन सही कर देता है और सही से काम करना शुरू कर जाता है। अब एंजियोप्लास्टी में क्या है, सेम समझ लेते हैं। एंजियोप्लास्टी जो है, देखिए कैथर्ड से ही उसमें एक आगे डिवाइस लगा रहता है, ठीक है, उसको पहुंचाते हैं और जहाँ पे ब्लॉकेज रहता है, ये कैथर्ड पहुंच गया आपके नस में, समझे, और मानिए यहाँ पे आपको ब्लॉकेज है तो यहाँ पे क्या करेगा, ये कैथर्ड के आगे लगा रहता है वो इक्विपमेंट, यहाँ पे जाते ही वो बैलून जो है वो फूल जाता है, यहाँ पे जो भी प्लेग जमा है प्लेग को एक्सपेंड कर देता है। चलो इसे मैं यहाँ बता देता हूँ। मानो ये है, यहाँ पे आपको प्लेग लगा हुआ है तो यहाँ पे जाते ही बैलून फुला देता है उसे और वो जो है गैपिंग को दूर कर देता है। अब यहाँ पे बैलून जैसे ही फूल गया तो यहाँ पे एक मेटल का स्टेंट आता है, इसके साथ में ही रहता है स्टेंट, वो स्टेंट लग जाता है यहाँ पे मेटल का, जिस कारण से है ये इसी शेप में बरकरार रहती है और बैलून पचक जाता है। वापस कैथर्ड को हम निकाल लेते हैं वहाँ से। अब ये स्टेंट यहाँ पे फिक्स हो गया, ये टाइम के साथ रिकवर हो जाता है, ऊपर से सेल भी कवर कर लेता है और यहाँ से आपका ब्लड सप्लाई प्रॉपर आना जाना शुरू हो जाता है। तो आप तीनों चीज़ समझ चुके हैं, ओपन हार्ट सर्जरी समझ चुके हैं, एंजियोप्लास्टिक समझ चुके हैं, एंजियोग्राफी समझ चुके हैं, इसके टाइप समझ चुके हैं, ये कैसे काम करते हैं, तीनों चीज़ समझ चुके हैं। अब ये समझाता हूँ कि डॉक्टर के पास जैसे ही जाता है आपको हार्ट से रिलेटेड दिक्कत होता है, आपको कहते हैं वो एंजियोग्राफी करा लो, एंजियोप्लास्टिक करा लो, कुछ भी ये कराना सही रहेगा कि नहीं, ये समझते हैं। देखिए, आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई तो एंजियोग्राफी का एडवाइस करते हैं, तो ये आपका डिसीजन होगा कि एंजियोग्राफी कराना है कि नहीं। आप अगर सही हालत में गए डॉक्टर के पास, चल के गए, पेशेंट कोई गया और उसको एकदम ठीक है नॉर्मली, उसको फिर भी डाउट हो रहा है
तो उसे बोला जाता है एंजियोग्राफी करा लें। वो नहीं भी करवाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऑलरेडी ठीक हो और बहुत सारे मेडिकेशन आए हैं जिससे आप ठीक हो सकते हो। मेडिकेशन आप टाइम टू टाइम लेते रहो और अपने लाइफ स्टाइल के साथ कोई भी खिलवाड़ मत करो। लाइफ स्टाइल को एकदम, लाइफ स्टाइल तो इसमें सबसे मेन रोल निभाता है आपका लाइफ स्टाइल। आपका कैसा लाइफ स्टाइल है वो डिपेंड करता है कि आपका आगे का कैसा काम होगा। अब ये कहीं भी प्रूवन नहीं है या किसी भी लिटरेचर या कहीं भी बुक में ये नहीं लिखा हुआ कि एंजियोप्लास्टी कराने के बाद आप ठीक हो जाएंगे और उस चीज़ के कारण आपकी डेथ या आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये बस एक आपका प्रिवेंशन है, काउज है, जिससे आपका ये बताया जाता है यहाँ से नस ब्लॉक है तो मे बी यहाँ पे रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। तो इसे आप अपने फिजिकल एक्टिविटी और मेडिकेशन से भी ठीक कर सकते हो। अगर केस आपके बहुत ऊपर चले गए हैं, एबव 80%, 90%, 70% के आसपास है, तो आपको इस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। आप प्रॉपर अपने लोकल जो है कार्डियोलॉजिस्ट से एडवाइस ले सकते हैं और अच्छे डॉक्टर से ही मिले जिन्हें अच्छा एक्सपीरियंस हो। और ये डिसीजन लेना एक बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन है। आप शौक में इसे ना करवाएं। आपको अगर लग रहा है सच में अगर इसकी ज़रूरत है, डॉक्टर आपको डरा रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, तो एक अलग मैटर है, वो नहीं। और जनरल एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट जल्दी आपको क्रिटिकल कंडीशन में आने के बाद ही आपको बोलेंगे। वो उनका पहला फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है कि आपको मेडिसिन से और लाइफ स्टाइल चेंज करके ठीक करें। अगर आप क्योरिंग कर रहे हैं, आप धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं, तो उनका पूरा फोकस रहता है कि फुल्ली मेडिसिन से ही उसे क्योर किया जाए। ऐसा बहुत केस में देखा गया जो मेडिसिन उसे 100% ठीक भी करती है और लाइफ स्टाइल जो है इसमें अहम भूमिका निभाती है। तो कुछ हम टिप्स भी देना चाहते हैं इससे पहले। अगर आपको ऐसा कोई दिक्कत है तो खाने में क्या ले, लाइफ स्टाइल में क्या ले, एक एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ये सब आपको ज़रूर करना है। और खाने में जैसे पोमीग्रेनेट, अनार का हो गया, अनार खाए, ऐसे जूस भी पी सकते हैं। ये आपको ब्लड में बहुत ही हेल्प करता है, प्लेग को हटाने में जो भी है। सिनामोन, दालचीनी का नाम सुनेंगे, दालचीनी को आप ले सकते हैं पाउडर के रूप में, या पानी में चाय बना के दालचीनी का पी सकते हैं। गार्लिक, टर्मरिक, हल्दी ले सकते हैं। कच्चा हल्दी भी बहुत जगह खाया जाता है, ये भी देखा गया बहुत कारगर साबित होता है उसमें। लौकी की जूस बहुत ही कारगर साबित होता है। ये सब आपको जनरली कोलेस्ट्रॉल को कम करना है और इसमें आपको डिफरेंट रिस्क फैक्टर जो है, डायबिटीज़ उनको मेंटेन करके रखें, कम करके रखें, कोलेस्ट्रॉल कम करके रखें। और आप एक बात ध्यान रखें, आप अब बीमार हो चुके हैं तो आपका पहले जैसा शरीर नहीं है, कंडीशन नहीं है। आप कोशिश करेंगे कि पहले कंडीशन में आने में। अब बीमारी के कंडीशन में जाने के लिए आपको बहुत ही वक्त लगा है उसमें। आप अचानक से तो बीमार हुए नहीं, वो धीरे धीरे वहाँ पे प्लेग जमा होते होते या कोई भी इरिटेशन होते होते वहाँ पे हुआ है। तो उसी कारण उसे हटने में भी टाइम लगेगा और आप एक नॉर्मल इंसान की तरह जी नहीं सकते, नॉर्मल इंसान की तरह काम करके उसे ठीक नहीं कर सकते। आपको अपने लाइफ स्टाइल पर एक खास ध्यान देना होगा और उसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना होगा। रेगुलर एक्सरसाइज, कंप्लीट फूड डाइट प्लान और हेल्दी फूड, बाहर का तो खाना पीना सब बंद। ये सब डाइट प्लान भी मैं पुराने वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप मेरा कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ के ऊपर वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके ऊपर भी मैं पार्टिकुलर वीडियो बना चुका हूँ। और एंजियोग्राफी का ये वीडियो रहा, अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करें। वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है ताकि मैं कोशिश ये रहती है कि इन्फॉर्मेशन मैं शुरू से लेके बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का करूं, कोई भी नॉर्मल पर्सन भी इसे अच्छे तरीके से समझ पाए। और अगर आप मेडिकल से रिलेटेड स्टूडेंट हो तो आप भी इसे अच्छे तरीके से समझ पाओ। जनरल टर्म के साथ मैं यूज़ करता हूं ताकि सबको समझ में आए। एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना आप शायद भूल जाते हैं, उसे ज़रूर करके जाएं। धन्यवाद।